ठीक है, कल हमने जॉइंट्स कवर करे थे। जॉइन में हमने देखा था एक तो इनर जॉइन, यहाँ पे लिख देता हूँ इनर जॉइन, लेफ्ट और राइट जॉइन। साथ में दो फंक्शंस मैं अभी समझा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये भी आपके जैसे स्केलर और हमने एग्रीगेट फंक्शंस देखे थे, राइट। तो आपका स्केलर फंक्शन ये दोनों फॉर्मेट और कॉनकैट, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल सिमिलर, हाँ हाँ वैसे ही बिल्कुल, ठीक है। सो जैसे हम लोग आते हैं थोड़ा यहाँ पर इसमें, ठीक है। सो मुझको देखना है फॉर एग्जांपल कि ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, सेल्स निकालते हैं बेस्ड ऑन कस्टमर नेम। तो सेल्स और एवरेज डिस्काउंट, ठीक है। तो अभी अगर मुझे सेल्स और एवरेज डिस्काउंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, और जैसे मुझे क्या चाहिए कि कस्टमर आईडी नहीं होना चाहिए, मुझे रिपोर्ट में देखना है कि कस्टमर नेम क्या है, किसने क्या ऑर्डर करा, उसकी कितनी सेल्स है, कितना एवरेज डिस्काउंट है। तो जब मैं ट्रांजैक्शंस में देखता हूँ, ट्रांजैक्शन में मेरे पास कस्टमर नेम नहीं आ रहा, आईडी आ रहा है। पर हमें आईडी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कस्टमर नेम, है ना। पर कस्टमर आईडी के साथ साथ मेरे पास सेल्स की वैल्यू भी आ रही है और डिस्काउंट की वैल्यू भी आ रही है। तो ट्रांजैक्शन तो रिक्वायर्ड है मेरे काम के लिए। दूसरा आता है मेरी कस्टमर्स टेबल। तो अब कस्टमर्स टेबल मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहा है कस्टमर का, जो मुझे चाहिए। तो मुझको इस वाली टेबल में से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, और यहाँ से जो ट्रांजैक्शन वाली टेबल है इससे मुझे चाहिए मेरा सेल्स और डिस्काउंट का वैल्यू। तो मैं इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर देता हूँ ताकि जो दो मिसिंग कॉलम्स हैं वो ऐड हो जाए। तो पहले हमने लिखा ज्वाइन सेलेक्ट फ्रॉम, हाँ ज्वाइन भी डाल सकते हो, या फिर अगर मान लो जैसे कोई कस्टमर है जिसने रजिस्टर कर रखा है, जैसे रियल वर्ल्ड में होता है। कई बार ये क्या होता है कि हम लोग अमेजोन पे मैंने अकाउंट बना लिया पर मैंने कुछ ऑर्डर नहीं करा अभी तक, बस अकाउंट बना हुआ है, राइट। तो इन दैट केस मैं क्या करूंगा, कस्टमर्स की जो टेबल है उसको पहले रख के लेफ्ट ज्वाइन, ताकि कस्टमर्स में कोई ऐसा कस्टमर हो जो ट्रांजैक्शन टेबल में नहीं है। ट्रांजैक्शन में वो तभी आएगा जब वो कोई ऑर्डर प्लेस करेगा। तो अगर कोई कस्टमर ऐसे है जिसने ऑर्डर ही नहीं प्लेस करा अभी तक, वो भी आ जाए। हाँ, वो ट्रांजैक्शंस में नहीं होगा। तो मतलब हमने उसका जैसे मान लो, जैसे ओके फॉर एग्जांपल ये हो गया, मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ, अगर कोई आएगा ही नहीं तो मैं उसकी अटेंडेंस डालूंगा ही नहीं, है ना। तो सिमिलरली जब कोई बंदा कोई कस्टमर है वो कोई ऑर्डर ही प्लेस नहीं करेगा तो उसका ट्रांजैक्शंस में कुछ रिकॉर्डिंग नहीं बनेगा, ठीक है। पर जब वो लॉग इन करता है हमारे प्लेटफॉर्म पे तो उसका डिटेल हमारे पास सेव हो जाती है कि उसका लॉगिन आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, नंबर क्या है, ठीक है। तो मैंने कस्टमर टेबल ली, इसको एक एलियास दे देते हैं सी ट्रांजैक्शंस टी, और मेरी क्राइटेरिया क्या है, मुझे किस बेसिस पे करना चाहिए, कस्टमर आईडी के बेसिस पे। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ ना कि जहाँ पे भी जैसे मेरा ये वाला कस्टमर आईडी आ रहा है उसके सामने इसी कस्टमर पे ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाली वैल्यू आ जाए, ठीक है। सो सी डॉट कस्टमर आईडी, जब मैंने ये लिखा तो मेरी कस्टमर्स के सारे कॉलम्स आ गए और मेरे ट्रांजैक्शन के सारे कॉलम आ गए एक ही टेबल में। तो अब मैं इस टेबल में ये कर सकता हूँ कि मुझे इस कस्टमर के हिसाब से सारे वो मिल जाए, सेल्स और डिस्काउंट जो भी मुझे एग्रीगेशन करना है, ठीक है। अब मेरी टेबल बन गई है। मेरा अगेन रिक्वायरमेंट क्या था, मुझे करना है कि हर कस्टमर का टोटल सेल्स कितना है और एवरेज डिस्काउंट कितना है। तो हमने लगाया ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में मैंने क्या करा है, कस्टमर आईडी, इसके बेसिस पे मैं ग्रुप बाय कर रहा हूँ कि जो भी एक एक कस्टमर है उसका सेल्स और डिस्काउंट मेरा एग्रीगेट हो जाए। कस्टमर आईडी लिखा, हमें देखना है सम ऑफ सेल्स, टोटल सेल्स, है ना। और एक हमें देखना है एवरेज डिस्काउंट एज,
मैंने ये रन करा, तो अभी इसमें एरर आ रहा है। एरर कह रहे हैं कि यार कस्टमर आईडी एम्बिगुअस है, जो तुमने ग्रुप बाय में लिखा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कस्टमर टेबल से उठाना है या ट्रांजैक्शन से उठाना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सी डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है। अगर मैं टी डॉट कस्टमर आईडी लिखता हूँ तो प्रॉब्लम क्या होगी? नहीं, डिस्टिंक्ट खा लेगा। ग्रुप बाय ऑटोमेटिकली डिस्टिंक्ट लगाता है ना, जो भी आप ग्रुप बाय में लिखते हो। अगर मैं टी डॉट कस्टमर आईडी लिखता हूँ, तो जैसे मान लो हमारा केस था कि कोई कस्टमर है जिसने ऑर्डर नहीं करा पर रजिस्टर रखा है। अब वो ट्रांजैक्शन टेबल में तो है नहीं। तो जब मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगा, क्या होगा कि उसका जो कस्टमर आईडी आएगा ट्रांजैक्शन टेबल वाले कॉलम में। एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कस्टमर्स के भी कॉलम आ रहे हैं, ट्रांजैक्शंस के भी कॉलम आ रहे हैं। अब अगर कोई ऐसा कस्टमर है जिसने, और हमने लेफ्ट ज्वाइन लगा रखा है, तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है कि लेफ्ट वाली टेबल के सारे रोज आ गए, जो मैच कर रहे हैं वो भी आ रहे हैं। पर राइट में अगर कोई मैच नहीं करता, यानी कि इन वाले कॉलम्स में, ये जो लास्ट के मेरे फिफ्थ कॉलम ऑनवर्ड्स, अगर कोई वैल्यू मैच नहीं करती तो वहां पे नल आ जाएगा, है ना। नल आएगा तो फिर क्या होगा कि इसमें जो ट्रांजैक्शन टेबल वाले कॉलम, टेबल में कस्टमर आईडी कॉलम है, वो नल होगा, क्योंकि वहां पे तो कुछ है ही नहीं। तो फिर अगर मैं टी डॉट कस्टमर आईडी लिखता हूँ तो वो नल नहीं लेगा। पर हमारे पास वो कस्टमर कस्टमर टेबल में तो है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी डॉट कस्टमर आईडी, ताकि जो भी सारे कस्टमर्स हैं वो सारे आ जाए, जितने भी हो, चाहे उन्होंने ऑर्डर प्लेस करा हो या ना करो। ठीक है, ग्रुप बाय सी डॉट कस्टमर आईडी लिखा, ये सब हटा देते हैं। अब ये दिखा रहे हैं टोटल सेल्स और एवरेज डिस्काउंट, और काउंट आ रहा है रोज का 793। कस्टमर्स टेबल में भी 793 कस्टमर्स है ना। तो ये मुझे दे रहा है कि टोटल सेल्स क्या है, एवरेज डिस्काउंट क्या है। पर ये किस किस का है वो तो मुझे पता ही नहीं, कि ये वाला जो रो है ये किस कस्टमर की रो है ना। तो मुझे यहाँ पे क्या देखना है, कस्टमर नेम, है ना। तो मैंने लिखा कॉन्टैक्ट पोस्ट नेम, तो अब मेरा जो दो कॉलम्स थे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के, वो अब एक ही। कॉलम नेम खुद बनाया नहीं, ये हाँ हमने खुद बनाया। हमने इसे बता दिया कि बनना कैसे है, क्या लॉजिक लगाना है, और हमने वो खुद ही बना दी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक सेकेंड। राइट, सो एक, हमारे पास अब आ गया कस्टमर नेम, साथ में टोटल सेल्स, किसकी क्या सेल्स है, एंड क्या एवरेज डिस्काउंट है। तो कॉन्कैट क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यूज को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसमें एक और चीज करते हैं, अब जैसे यहाँ देखोगे जो टोटल सेल्स की वैल्यू है, इसमें तो बहुत सारे वो आ रहे हैं डिजिट्स, मतलब डेसिमल डिजिट्स। मुझे इसको थोड़ा ढंग से फॉर्मेट करना है, कि मैं इसको करेंसी के साथ दिखा दूं या जैसे भी दिखा दूं। तो इसमें एक तरीका है, हम यूज कर सकते हैं फॉर्मेट फंक्शन। तो फॉर्मेट फंक्शन लाया मैं। फॉर्मेट फंक्शन सबसे पहले लेता है आपकी वैल्यूज, कि कौन सी वैल्यू को तो मैं फॉर्मेट करना है। फिर मैं इसे बताता हूँ कि मुझे कितने डेसिमल प्लेसेस जानना है। तो ये न्यूमेरिक जो भी आपकी वैल्यू होगी उसको फॉर्मेट कर देगा। मैंने इसे बताया मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। अभी इतना चला के देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया 2 डेसिमल प्लेसेस में, और इसने बाय डिफॉल्ट क्या करे, खुद से कॉमा डाल दिया 1000 सेपरेटर, जो पहले नहीं आता था। तो अभी थोड़ा दिख रहा है करेंसी की तरह। अभी ये था, ऐसे हो गया। ठीक है।
ऐसे ही मैं एक और चीज कर सकता हूँ, जैसे मान लो मुझे दिखाना है इसको यूरोपियन करेंसी के हिसाब से। तो यूरोपियन करेंसी में वो लोग क्या करते हैं कि आपकी वैल्यू होगी लेट्स से ये, तो हम लोग इसे देखते हैं एज कितना, इंडिया में होता है ऐसे, है ना, और यूएस वगैरह में इंटरनेशनली ऐसे होता है। पर यूरोप में कुछ कंट्रीज में कैसे करते हैं वो लोग, इसको actually थोड़ा, यूरोप में आपका जो डेसिमल का वो होता है पॉइंट, उसको वो कॉमा की तरह दिखाते हैं, और जो थाउजेंड सेपरेटर है उसको वो दिखाते हैं एज डेसिमल पॉइंट। तो अब मुझे इन फॉर्मेट्स में अगर अपनी सेल्स को देखना है, कैसे देखूंगा मैं, फॉर्मेट फंक्शन में एक और आपका ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट जाता है जो कि है लोकल। तो लोकल बताते हैं बेसिकली कौन सी लैंग्वेज में आपको इससे कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स से फॉर एग्जांपल ENIN, ENF, इसका थोड़ा बेटर एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स से सेलेक्ट सम ऑफ सेल्स फ्रॉम ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ये थोड़ा बेटर वैल्यू है, इसमें इजीली दिख जाएगा। सो इसको मैंने करा फॉर्मेट, पहले मैंने करा 2 डेसिमल फॉर्मेट। इसने अभी बाय डिफॉल्ट मुझे दिखाया है जो इंटरनेशनली करेंसी चलती है वैसे, पर मुझे इसको देखना है लेट्स से इंडियन उस फॉर्मेट में, ENIN। तो अब नोटिस करोगे अभी आपका जैसे इंडियन करेंसी होती है वैसे फॉर्मेट होता है। ऐसे अगर मुझे यूरोपियन देखना हो तो कैसे करूँगा, तो अब नोटिस करोगे जैसे यूरोपियन में बता रहा था कि वो लोग इंस्टेड ऑफ कॉमा वो डालते हैं डॉट, और डॉट की जगह डेसिमल पॉइंट की जगह कॉमा। तो ये वैसे फॉर्मेट होगा। इसको थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं ताकि और इजीली समझ आ जाए। तो जैसे ये वाला जो है दिस इज USD मान लो, तो मैं करेंसी भी दिखा देता हूँ, कॉनकैट USD। तो इसने क्या करा, करेंसी का वो भी डाल दिया। यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करके रुपी का सिंबल भी डाल सकते हो, तो जैसे आई ट्राई टू फाइंड, और ऐसे ही हम यहाँ पे डॉलर का तो होता ही है कीबोर्ड में, डॉलर, ठीक है। तो फॉर्मेट का मैंने थोड़ा सा वो भी दे रखा है कि इसका सिंटैक्स वगैरह क्या है, इसी इन्हीं नोट्स में है, तो ये शेयर कर दूंगा मैं। ये बस यहाँ पे वही एक्सप्लेन करा हुआ है, जैसे पहले मैंने जो क्वेरी लिखी, यहाँ पे मैंने ग्रुप बाय में टेबल एलियस नहीं दे रखा, तो ये मुझे एरर थ्रो कर देगा। एरर क्या आ रहा है कि कस्टमर आईडी नहीं पता, कि ट्रांजैक्शन से निकालना है कस्टमर से। तो इसी क्वेरी को हमने बस नीचे रीराइट करा।
तो अब ये चल गई। यहाँ पे मैंने बस टेबल का एलियास डाल दिया। ठीक है। उसके अलावा फिर जो फॉर्मेटिंग अभी करी थी वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके। और ये फॉर्मेट का आपका थोड़ा राइट अप हो गया, तो आप इससे क्विकली समझ सकते हो कि क्या कर रहा है ये। ओके। ऐसे ही नेक्स्ट हमने देखा था कल लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन, तो मैंने आपको बताया था डिफरेंस दोनों में कुछ है नहीं। सो मैंने दो सैम्पल टेबल्स बनाई है, एक बार ये जल्दी से इनको रिविजिट कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, एक टेबल है टेस्ट वन। इसमें आ रहे हैं कितने कॉलम्स हैं, एक सेकंड। इसमें 7 रोज हैं। और एक है टेस्ट टू, इसमें हमारे पास 6 रोज है। अब मैं अगर इन दोनों के बीच में ज्वाइन करता हूँ, नॉर्मल ज्वाइन, सेलेक्ट फ्रॉम, तो इन दोनों में जो कॉमन रोज आ रही है, दोबारा देख लेते हैं टेबल्स। एक ये टेबल है, ठीक है। सो ये टेबल वन होगी, टेबल टू होगी। मैंने जब इन दोनों के बीच में इनर ज्वाइन करा, कॉलम्स दोनों टेबल के आगे सारे कॉलम सारे आ गए। पर अब इन दोनों में कॉमन क्या है, उसके बेसिस पे आपकी रिजल्टेंट टेबल में रोज आएंगी। तो कॉमन इन दोनों में यहाँ पर 2 है, इधर पे भी 2 है, एक 2 यहाँ पे भी है। फिर देखते हैं 3, 3 इसको यहाँ मिल गया। एंड देन 5, 8 इसमें नहीं है। तो जो मेरी रिजल्टेंट टेबल बनेगी वो बनेगी कुछ ऐसी। कॉपी। थ्री हो गया। ये हो गया जब मैं लगाता हूँ इनर ज्वाइन। अब आप इनर ज्वाइन को इनर वर्ड के साथ लिखो या फिर बगैर लिखो, दोनों आपको सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, दोनों में सेम ही रोज आ रही है। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं इनटू अ लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन के केस में क्या होगा, अगेन सारे ही कॉलम्स आ जाएंगे। पर टेबल वन में जो सारी रोज है वो सबकी सब आ जाएंगी। कॉपी। अब जहाँ पे मैच कर रहे हैं टेबल टू के वो वाले कॉलम्स में वैल्यू पॉपुलेट हो जाएगी। तो जैसे इधर पे 2 है, तो 2 यहाँ पे भी आ गया।
और एक बारी टू यहाँ पे दोबारा आ गया क्योंकि ये भी मैच कर रहा है। फिर आते हैं हम लोग ऑन थ्री, और फिर ये फाइव। बाकी जगह जहाँ पे भी इसको मैच नहीं मिला, ये खुद से नल असाइन कर देगा। वो चार बार नहीं है, चार बार क्यों आएगा? सिर्फ एक बार टू रवि वाला एक्सेस होगा, टू रवि वाला। दो बार ही आएगा ना, इधर तो एक ही बार है। अगर यहाँ पे दो बार ही होता तो चार बार आता। सर नल वैल्यूज बोलती है ना जिसको हम मतलब जिसमें कुछ भी असाइन ना करें हम्म। उन कॉलम्स में, और तब भी हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। हाँ मतलब ये खुद और से। नॉट नल होती है कि अगर वहाँ पे अगर आप कुछ क्रेडेंशियल्स नहीं करोगे तो वो सबमिट नहीं होगा। हाँ वो कंस्ट्रेंट होता है, नॉट नल वाला। ठीक है, ये हो गया इन केस ऑफ लेफ्ट ज्वाइन। टेस्ट वन। कूल, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर इसी को मैं थोड़ा सा रीराइट कर दूं, सो लेट्स से मैंने क्या करा, अब मैंने लिखा है टेस्ट टू राइट ज्वाइन टेस्ट वन। तो पहले टेस्ट टू के सारे कॉलम्स आ जाएंगे, फिर टेस्ट वन के सारे कॉलम्स आ जाएंगे, फिर आएगा मेरा अगेन, क्योंकि मैंने राइट ज्वाइन लगाया है तो राइट ज्वाइन में क्या होगा, मेरे राइट टेबल के सारे रोज आ गए। ठीक है, एंड फिर जो भी मेरे लेफ्ट टेबल के मैचिंग रोज है वो आ जाएंगे। तो अगेन सेम चीज की, क्या क्या मैच कर रहा है इसमें, टू, एक टू दोबारा आ रहा है यहाँ पे, फिर थ्री, फाइव। बाकी जगह ये नल दे देगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम लोग मानते हैं, लेट्स से हम ये करते हैं कि टेस्ट वन राइट ज्वाइन टेस्ट टू। तो अगेन दोनों टेबल के कॉलम्स आ गए, पहले टेस्ट वन के कॉलम आ गए क्योंकि हमने टेस्ट वन पहले लिखा है। पहले टेस्ट टू के आएंगे ना। उस पर डिपेंड करता है आपने लिखा किस ऑर्डर में। टेस्ट वन पहले लिखा है ना हमने, तो यहाँ पे टेस्ट टू के कॉलम पहले आ रहे हैं, टेस्ट वन के कॉलम फिर टेस्ट टू, पेस्ट। अब क्योंकि राइट ज्वाइन लगा है यहाँ पे तो हमारे टेबल टू के यानी कि टेस्ट टू के सारे रोज आ जाएंगे, और इसके साथ जो टेबल वन के टेस्ट वन के कॉमन है वो वाले रोज आ जाएंगे। तो टू इज कॉमन, और जहाँ पे कोई मैच नहीं हो रहा वहां पे ये नल दे देगा।
ठीक है, ये आपकी होगी राइट जॉइन का लॉजिक। सो इसमें आप नोटिस करोगे डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सी टेबल कहाँ पे प्लेस कर रहे हो, जॉइन के लेफ्ट में या राइट में, उसके बेसिस पे आपकी रोज आती हैं रिटर्न होकर। ठीक है, ओके। से आपका लेफ्ट और राइट जॉइन का कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ इसमें आप एक दो तीन चीजें नोटिस करोगे। पहली बात तो जैसे नल है, दोनों में नल आ रहा है, पर जॉइन के केस में नल कहीं पे भी नहीं आ रहा। जैसे इनर जॉइन में नल नहीं है, लेफ्ट जॉइन में भी नल यहाँ पर है, जैसे कहाँ गया, अच्छा लेफ्ट जॉइन में लिया, लेफ्ट जॉइन में जैसे यहाँ पर नल है, तो उसके हिसाब से तो ये वाली वैल्यू मैच कर जानी चाहिए थी, है ना। तो इसके सामने मेरी ये वाली रो आनी चाहिए थी, पर यहाँ पे आ रहा है नल। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नल आपकी कंपेरेबल वैल्यू है ही नहीं। जो चीज को वो कंपेयर नहीं कर सकता, इक्वल टू जहाँ पे नहीं लगेगा, वहां पे वो उनको जॉइन में भी यूज नहीं कर सकता। ठीक है, सिमिलरली डेटा में दे रखा है इसलिए। ठीक है, सिमिलरली राइट जॉइन के केस में अगेन जो ऊपर हो रहा है वही यहाँ पे सेम, यहाँ पर नल है टेस्ट 1 में, पर इसने इसको टेस्ट 2 के नल से मैच नहीं करा, क्योंकि नल इज इनकम्पेरेबल, तो इसलिए यहाँ पर पूरे ही रो नल आती है। एंड देन अगर मैं यहाँ पे देखूँ टेस्ट 1 राइट जॉइन टेस्ट 2 का जो नल है वो आ गया, पर इसमें टेस्ट 1 में जो आईडी नल आ रहा था वो नहीं आ रहा, क्योंकि अगेन नल इज इनकम्पेरेबल, तो वो उसको बिठाएगा ही नहीं लॉजिक में। दूसरी चीज आप नोटिस करोगे कि यहाँ इस इन दोनों क्वेरीज में, जो भी हमने क्वेरी लिखी है अभी, मैंने लिखा है आईडी इक्वल्स टू नम। तो जरूरी नहीं है कि आपका जो जॉइन वाला हेडर कॉलम है उनका हेडर सेम हो, इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। ठीक है, तो एक जगह आईडी हो सकता है, दूसरी जगह नम हो सकता है, एक जगह रीजन हो सकता है, दूसरी जगह एरिया हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पर लॉजिकली ये वैल्यू क्या बोलती है उस पर डिपेंड करता है कि आप जॉइन किस पे लगा रहे हो। तो लॉजिकली क्या है कि ये आपका लेट्स से क्लाइंट आईडी हो गया। ठीक है, ये डिफाइन करते हैं कि क्लाइंट को हम कैसे यूनिकली डिफाइन कर रहे हैं, वो यहाँ पे भी दिस मीन्स क्लाइंट आईडी ओनली। तो इसलिए हम इन दोनों के बेसिस पे ज्वाइन लगा रहे हैं। यहाँ पे मान लो अगर होता एक्सपीरियंस का कॉलम जिसमें 1 2 3 ऐसे लिखा होता कुछ, है ना, तो इन दैट केस हम, ये तो हो गया नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तुम्हें कितना है, पर दिस इज माई क्लाइंट आईडी, तो मैं इन इसके बेसिस पे और इसके बेसिस पे ज्वाइन नहीं लगा सकता, क्योंकि दोनों के कॉलम्स के मतलब ही अलग है। ठीक है, क्लियर है, ओके। ठीक है, सो इसके बाद आपका एक लास्ट चीज बचती है विद जॉइंस, कि आप मल्टीपल टेबल्स को एक साथ ज्वाइन लगा सकते हो। सो जैसे ये मैंने क्वेरी लिखी है, इसमें मैंने हमारी सारी जितनी भी टेबल्स हैं उन सबको एक साथ ही ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये काम कैसे कर रही है, मैंने अपने कॉलम्स बता दिए मुझे क्या क्या कॉलम चाहिए अलग अलग टेबल से। पहले मैंने ज्वाइन करे ट्रांजैक्शंस को विद लोकेशंस टेबल, तो अब मेरी ये एक टेबल बन गई। इस टेबल के साथ अब मैंने रीजन्स को ज्वाइन करा, तो रीजन्स को जब ज्वाइन करा तो वो ये जो रिजल्टेंट टेबल आ रही है उसके बेसिस में मेरे को रीजन की भी कॉलम्स मिल जाएंगे। लाइकवाइज यहाँ तक रन होते होते एक टेबल बन जाती है जो 3 टेबल का कॉम्बिनेशन है, फिर मैंने उसमें कस्टमर्स भी ज्वाइन कर दिया। तो जब मैं कस्टमर्स को ज्वाइन कर रहा हूँ तो अब वो 4 टेबल्स के कॉम्बिनेशन में ज्वाइन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एज अ रिजल्ट हमें ये एक पूरी टेबल मिल जाती है, जो अगर आप देखोगे दिस इज द सेम टेबल एज हमारी ये वाली। ठीक है, ओके, कमिंग ऑन टू टुडेज टॉपिक। सो आज भी हम ज्वाइन से ही कंटिन्यू कर, तो एक और आपका टाइप का ज्वाइन है विच इज कॉल्ड फुल आउटर ज्वाइन। सो वैसे टेक्निकली आपके आउटर ज्वाइन 3 टाइप के होते हैं, एक है लेफ्ट, राइट और एक है फुल। ठीक है, सो लेफ्ट और राइट तो हमने कवर कर लिया है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन बोल लो, या आपको ये भी बोल सकते हैं लेफ्ट ज्वाइन सिर्फ, दोनों का मतलब सेम ही होता है।
लाइकवाइज आपका राइट जॉइन बोलो या राइट आउटर जॉइन बोलो, दे बोथ मीन द सेम थिंग। तो आपसे जैसे इंटरव्यू में ये पूछ सकते हैं कि राइट जॉइन में और राइट आउटर जॉइन में डिफरेंस बताओ, तो ये ट्रिक क्वेश्चन है क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। एक और आपका आता है फुल आउटर जॉइन। सो फुल आउटर जॉइन बेसिकली क्या करता है कि अगर आप सोचोगे जैसे लेफ्ट जॉइन था, लेफ्ट जॉइन ने क्या करा कि लेफ्ट वाली टेबल के सारे रोज ले आया, कोई भी रो को मिस आउट नहीं करा, और जो दूसरी टेबल से मैच कर रहे थे उन रोज को भी ले आया, बाकी जगह इसने नल डाल दिया खुद से। राइट जॉइन में क्या हुआ कि राइट वाली टेबल पूरी ले आया, और जहाँ पे भी मैच हो रहे हैं वहां पे लेफ्ट टेबल के भी आ गए वैल्यूज, जहाँ मैच नहीं कर रहे वहां नल आ गया, राइट। तो फुल आउटर जॉइन क्या करता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइट जॉइन एंड लेफ्ट जॉइन, ठीक है। सो आपकी रिजल्टेंट जो टेबल होती है, इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। सी ये लिया, one second। तो इसमें क्या हो रहा है आउटर जॉइन में, आपके जो लेफ्ट टेबल की कॉमन है वो वैल्यू भी आ गई, तो लेफ्ट टेबल के सारे रोज आ गए, राइट में जो कॉमन है वो आ गए, और राइट के पूरे सारे के सारे रोज आ गए, ठीक है। कोई भी रो इसमें मिस आउट नहीं हो रहा। Cool। अब इन माई एसक्यूएल ये वाला जो कीवर्ड होता है, जैसे जो मैंने यहाँ पे लिखा है फुल ज्वाइन, ये चलता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पे। माई एसक्यूएल में इसका ये वाला सिंटैक्स नहीं होता, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक और तरीका है टेस्ट टेबल वन फुल आउटर ज्वाइन टेबल, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिख लो फुल ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन, दोनों सेम ही रिजल्ट देंगे, पर इन माई एसक्यूएल ये वाला सिंटैक्स सपोर्ट नहीं होता। सो माई एसक्यूएल में अगर मुझे फुल ज्वाइन लगाना है या फुल आउटर ज्वाइन लगाना है, हम इसको कैसे लिखते हैं, मैंने लिया अपना राइट सॉरी लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन, और उनको मैंने यूनियन कर दिया, ठीक है। सो यूनियन पे आते हैं, क्या होता है ये देख लेते हैं। सो ये आपका बेसिकली उसका सिंटैक्स हो गया माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर का। अब मुझे अगर माई एसक्यूएल में लगाना है फुल आउटर ज्वाइन, तो मैं कैसे लगाऊंगा, मैंने लिया पहले लेफ्ट ज्वाइन, फिर मैंने लिया राइट ज्वाइन, और इन दोनों टेबल्स को मैंने एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया, जो बेसिकली मैंने अभी यहाँ पे करा था, राइट। ये टेबल बनाने के लिए मैंने लिए इस वाले टेबल के रोज, सेकंड कहाँ गई, मैंने ऊपर वाली टेबल ली लेफ्ट ज्वाइन वाली, मैंने फिर राइट ज्वाइन वाली टेबल ली, उन दोनों को मैंने एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया, और इसमें से बस डुप्लीकेट्स हटा दिया। तो इफेक्टिवली यूनियन आपका यही काम करता है कि मैं दो टेबल्स को एक के ऊपर एक स्टैक कर दूं, ठीक है। सो आपके ऐसे जॉइंट्स वगैरह करेंगे एक के ऊपर एक रख देंगे, जो भी डुप्लीकेट्स के लिए वो वन में काउंट। हाँ यूनियन में ही होता है, ठीक है। तो आपके फिर दो तरीके हो गए टेबल्स को कंबाइन करने के, एक तो हो गया ज्वाइन करना, एक तो हो गया यूनियन करना, ठीक है। ज्वाइन आपका बेसिकली एक तरीके से आप विजुअलाइज कर सकते हो वर्टिकली कंबाइन करते हैं, और यूनियन जो है वो हॉरिजॉन्टली कंबाइन करता है, हॉरिजॉन्टली इन द सेंस कि ज्वाइन के केस में आपके कॉलम्स ऐड हो रहे हैं, और यूनियन के केस में आपकी रोज ऐड हो रही है, ठीक है।
ओके, तो फिर फुल ऑटो जॉइन का यूज क्या है, कहाँ पे यूज हो रहा है जब इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड है इसको बनाना? तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लेट्स से मुझे ये निकालना है वो वाले कस्टमर्स जिन्होंने 2013 में ऑर्डर करा पर 2014 में ऑर्डर नहीं करा, ठीक है। सो पहले सिंपल शुरू करते हैं, सेलेक्ट ऑल। ये तो मुझे पूरा डेटा दे दिया सारा कुछ, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ कस्टमर आईडी। तो डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी वेर, इसमें ज्वाइन लगाना पड़ेगा। इसमें ऑर्डर डेट है नहीं तो मैं निकाल नहीं सकता कि 2013 में किसने करा किसने नहीं करा। तो टी ज्वाइन orders O on T dot ट्रांजैक्शन टीयूबी ऑर्डर्स को। हाँ, ये हमने इनको टेबल एलियास असाइन कर दिया ताकि मुझे बार बार ट्रांजैक्शन ना लिखना पड़े। where year of order date is equal to 20। ये आगे मेरे वो कस्टमर्स जिन्होंने 2013 में ऑर्डर करा। इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके अगर ये लिख दूं, ये आगे वो वाले कस्टमर्स जिन्होंने 2014 में ऑर्डर करा। तो मुझे निकालना है कि इस टेबल में कौन से कस्टमर आईडी हैं जो इस टेबल में नहीं है। हमारा क्वेश्चन ये था कि लिस्ट ऑफ कस्टमर्स हु ऑर्डर्ड इन 2013 बट नॉट इन 2014, ठीक है। मुझे ये निकालना है। तो अब मेरे पास ये दो टेबल्स हैं, इनको मुझे किसी तरीके से कंबाइन करना पड़ेगा। तो कंबाइन कैसे कर रहे हैं हम लोग? इस केस में हमें लगाना पड़ेगा ज्वाइन। हमें इन दोनों ये जो क्वेरीज बन के आ रही है ना, ये जो रिजल्ट आ रहा है, हमें इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो ज्वाइन करने के लिए पहले मुझे इनको एक टेबल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो एक तरीका देता है एसक्यूएल में जो बहुत ही कॉमन एक टेक्निक होती है, हम लोग एक टेम्पररी टेबल टाइप की बना देते हैं। मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली अ टेम्पररी टेबल, पर ये काम वैसे करती है। तो इस पर्टिकुलर टेबल को हम बोलते हैं CTE, या इसका फुल फॉर्म है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन हम तब यूज करते हैं जब हम कोई टेबल बनाते हैं यूजिंग अ क्वेरी और हमें उसको अब एक टेबल की तरह यूज करना है, ठीक है। इसका सिंटैक्स होता है, मैंने लिखा पहले विथ, इसका एक नाम दे देंगे। तो मैंने जैसे T1 दे दिया फॉर एग्जांपल, एज ब्रैकेट ओपन मेरी पहली टेबल की क्वेरी, फिर मेरी दूसरी टेबल की क्वेरी क्या है वो, और फिर मैंने अभी के लिए सेलेक्ट ऑल। तो अभी क्या हो रहा है, बेसिकली मैंने दो टेम्पररी टेबल टाइप की बनाई है। एक है T1 जिसमें मेरे पास वो वाले कस्टमर आईडी आ रहे हैं जिन्होंने 2013 को ऑर्डर करा, और एक है T2 जिसमें वो वाले कस्टमर्स आ रहे हैं जिन्होंने 2014 में ऑर्डर करा। इसको थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव भी बना सकते हैं। T 2013 लिख दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ T 2014। और क्योंकि इनका नाम ही अब मैंने चेंज कर दिया तो इधर पे भी मैं नाम चेंज कर दूंगा कि मुझे 2013 वाले लोग देखने, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना था, वो वाले कस्टमर्स जिन्होंने 2013 में ऑर्डर प्लेस करा है बट नॉट इन 2014, राइट। सो क्या है? विद आपका CT डिक्लेयर करने का कीवर्ड होता है। तो मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि ये मैं DBMS को बोल रहा हूँ, तू समझ कि T2013 जो है वो ये वाली टेबल है, और ये समझ कि T2014 जो टेबल है वो ये वाला डेटा है। हाँ, तो यहाँ पे आप खुद से ही नाम असाइन कर लो इधर पे, ये आपके इस क्वेरी टेबल नहीं बनी एग्जैक्टली, पर ये जब जब भी आप ये क्वेरी रन करोगे ना, तो जैसे ये फिजिकली कहीं नहीं बनती, जैसे ये कस्टमर वगैरह है ना, ये तो डेटाबेस में स्टोर हो रखी है। ये वाली टेबल तब बनती है जब आप इस क्वेरी को रन करते हो,
ठीक है, तो जैसे मान लो यही वाली टेबल होगी फॉर एग्जांपल, ये मैंने रन करा, जब भी मैं क्वेरी रन कर रहा हूँ तभी मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है, जब भी मैं इसको रन करूंगा तभी मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं रन नहीं करूंगा तो फिर ये मेरे पास आएगा ही नहीं। मेरी ट्रांजैक्शन टेबल रहती है जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस का डेटा है, और मेरी ऑर्डर्स टेबल रहती है जिसमें सारे ऑर्डर्स का डेटा है। पर ये जो पर्टिकुलर क्वेरी है जो मुझे वो कस्टमर आईडी बता रही है जो 2014 में जिन्होंने ऑर्डर करा, वो ये वाला रिजल्ट मेरे पास फिजिकली कहीं स्टोर नहीं होता, ये रन करके आता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सीटी में हम एक जो इतनी बड़ी क्वेरी अगर हमने लिखी है राइट, हमें इसको यूज करना है जिससे हमारे पर्पस के लिए हमें यूज करनी है, तो हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग ये क्वेरी बहुत ही लंबे चौड़े तरीके से हम इसको एक टेम्पररी टेबल में डाल देते हैं या एक वेरिएबल में डाल देते हैं मान लो। ठीक है, तो इस साइड जो होता है वो तो नाम होता है, एलियस नहीं कर रहे हो आप इसमें, आप कह रहे हो कि T2013 को सोच कि वो ये टेबल है। ठीक है, तो आपने जो नाम है वो आपने अब एक क्वेरी को असाइन कर दिया, तो इसका सीटी का सिंटैक्स ऐसे होता है कि आप पहले नाम लिखते हो, फिर आप उसके अंदर जो मतलब जो आपने नेम दिया उसके अंदर जो टेबल स्टोर होगी वो वाली टेबल आप बताते हो। ये से उल्टा होता है, उसमें बाद में नाम है। हाँ, ये मतलब दिस इज नॉट एग्जैक्टली एलियसिंग, बस ये एज कीवर्ड यूज कर रहा है क्योंकि वो इसके सिंटैक्स में आता है। ठीक है, तो मैंने ये रन करा, अभी मेरे पास सेम ही रिजल्ट आ रहा है जो मेरे को ये क्वेरी अकेले चलाने में आता है ना। पर मुझे क्या चाहिए कि वो वाले कस्टमर्स जिन्होंने 2013 में ऑर्डर करा 2014 में नहीं करा, तो मैं पहले इसमें लगाता हूँ लेफ्ट ज्वाइन T2014 ऑन, इसको नाम भी दे देते हैं, ये यूज कर लेते हैं चलो T। तो अब नोटिस करोगे कि यहाँ पे कुछ कुछ जगह तो नाम आ गया, कुछ कुछ जगह नल आ रहा है। जहाँ पे नल आ रहा है मतलब वो इस टेबल में ये वाला आईडी एग्जिस्ट नहीं करता, जो 2014 वाली टेबल बनाई है ना उसमें ये वाला आईडी है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने कोई ऑर्डर ही प्लेस नहीं करा होगा, अगर ऑर्डर प्लेस करा होता तो आ जाता, जैसे इन सब का रखा है। अब मुझे चाहिए वो वाले नाम जो सिर्फ मेरे इस वाले इसमें आ रहा है, मतलब लिस्ट में, राइट, जो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मैं एक और वो लगा दूं, एक फिल्टर लगा दूं जहाँ पे भी मेरा T2014 का कस्टमर आईडी नल आ रहा है, वो वाले रोज मुझे वापस कर दो। हमें यही चाहिए ना, क्योंकि इसने नहीं करा प्लेस 2014 में ऑर्डर। इसमें क्या हो रहा है कि जो, इसको थोड़ा बेटर नाम दे देता हूँ, एक सेकेंड। अब थोड़ा सा क्लियरली दिखेगा ये। तो ये वो वाले कस्टमर्स हो गए जिन्होंने 2013 में ऑर्डर करा, ये वो वाले कस्टमर्स हो गए जिन्होंने 2014 में करा। जहाँ पे इस बंदे ने इससे 2014 में करा हुआ है उसका नाम आ रहा है, कस्टमर आईडी आ रहा है, पर इस वाले ने नहीं करा तो यहाँ पे नल आ गया। अब नल आया तो मैं सिंपली क्या करूंगा, एक फिल्टर लगा देता हूँ वेर मेरी ये वाली वैल्यू, इस कॉलम में जो नल आ रहा है हमें उनसे मतलब है, तो कॉपी दिस इज नल। तो ये वो सारे कस्टमर्स आ गए जिन्होंने सिर्फ 2013 में ऑर्डर करा है, 2014 में नहीं करा। ठीक है, उन सब की वैल्यू नल होगी। हाँ उन सबका ये वाला जो कॉलम है वो नल है, क्योंकि इनका इस वाली टेबल में, इस क्वेरी में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब अगर हमें इसका उल्टा करना पड़ेगा तो मुझे फिर क्वेरी को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। तो इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं एक फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन से होगा, अगर मुझे कहते हैं कि चल एक काम कर, अब मुझे बताओ इसका उल्टा कि 2014 में किसने करा, 2013 में किसने नहीं करा, जिसने मतलब वो लोग जिन्होंने 2014 में करा बट नॉट इन 2013, राइट। तो इसका उल्टा हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको एक फुल आउटर ज्वाइन से सॉल्व कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग टू रीराइट दिस क्वेरी अगेन एंड अगेन। तो मैंने यहाँ पे लिया
लेफ्ट जॉइन एक, यूनियन लिखा, कॉपी पेस्ट, अब इसमें आप देखोगे दोनों साइड में ही नल आएंगे, यहाँ पे भी नल आ रहा है, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जहाँ पे 2023 वाले लागू। हाँ तो इस यहाँ पे अगर इधर नल आ रहा है मतलब इसने सिर्फ 2013 में ऑर्डर करा, अगर इधर नल आ रहा है मतलब इसने सिर्फ 2014 में ऑर्डर करा। तो मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे वो वाला कॉलम चूज करना है जहाँ पे नल मुझे देखना है, एज एन अगर मैं चाहता हूँ वो वाले कस्टमर्स जिन्होंने 2014 में ऑर्डर करा है, तो सॉरी 2013 में ऑर्डर करा है बट नॉट इन 2014, तो मुझे इस वाले कॉलम में नल वाले चाहिए होंगे, है ना। तो मैं यहाँ लिख दूंगा सिंपली 2014, सॉरी where penis null, क्यों नहीं आ रहा है ये? ओ एक सेकंड सॉरी, वो डाटा नहीं दिया। वो यार अभी करना है, मैं actually नोट्स बनाने में लग गया था कल, तो इसलिए राइट। सो ये मुझे दिखा रहे हैं वो वाले कस्टमर जो 2013 में ऑर्डर करा बट नॉट इन 2014, और इसको अगर मैं बस ये नाम चेंज कर दूं हेडर का, तो अब वो वाले कस्टमर्स आ गए जिन्होंने 2014 में ऑर्डर करा बट नॉट इन 2013, ठीक है। सो ये आपका फुल ऑटो जॉइन यूजुअली इसी के लिए यूज होता है, इसको हम बोलते हैं एंटी जॉइन। हाँ तो जो हम ये वाला कंडीशन लगा रहे हैं ना कि जैसे दूसरे टेबल के जो कॉलम है सेम कॉलम वो नल होना चाहिए, इसको बोलते हैं एंटी जॉइन। तो एंटी जॉइन का ऐसे कुछ कीवर्ड नहीं होता, जैसे लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट लगा देते हैं, इनर जॉइन में इनर लिख दो या नहीं लिखो, एंटी जॉइन डज नॉट हैव अ कीवर्ड, वो आप ऐसे वेयर क्लॉज के साथ लिखते हो, ठीक है। ओके एक और आपका जॉइन आता है लास्ट विच इज अ सॉरी सेकंड लास्ट विच इज अ सेल्फ जॉइन। तो अब सेल्फ जॉइन क्या होता है, उसमें हम सेम टेबल को खुद ही के साथ जॉइन करवा देते हैं। इसका एक जो एप्लीकेशन होता है, जो मतलब एक ही एप्लीकेशन है इसका, एक एप्लीकेशन है कि आप जैसे मुझे ये देखना है वो वाले प्रोडक्ट्स जो एक साथ ऑर्डर हुए हैं। जैसे लोग यूजुअली करते हैं ना कि फोन लिया तो उसका स्क्रीन भी ले लेंगे, स्क्रीन गार्ड ले लेंगे, तो आई वांट टू सी दोज प्रोडक्ट्स जो एक साथ ऑर्डर हुए हैं, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या होगा, अगर मैं देखूं प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोडक्ट आईडी मेरा मैच होना चाहिए, क्योंकि मुझे देखना ही, सॉरी प्रोडक्ट आईडी मैच नहीं होगा, विद इन द सेम ऑर्डर मेरा ऑर्डर आईडी सेम होना चाहिए, प्रोडक्ट आईडी अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो हमने वही चीज लिखी है, मैंने लिया ट्रांजैक्शन और दूसरी टेबल में ये ट्रांजैक्शन ही है। एक ऑर्डर पे प्रोडक्ट आईडी अलग-अलग हो, हम्म तो दूसरे ऑर्डर पे भी प्रोडक्ट आईडी सेम होनी चाहिए ना, तभी तो वो पैटर्न बनेगा। एक सेकंड इसको बोर्ड पे समझा देते हैं बारी। ओके एक आपका लास्ट है क्रॉस जॉइन, इसका रियल वर्ल्ड में ऐसे कोई एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। ये जनरली यूज होता है जब आपको डेटा एक पूरा सीक्वेंस बनाना होता है डेटा का। तो व्हाट दैट मींस इज, फॉर एग्जांपल मान लो मैं दिखा देता हूं इसमें, सो लेट्स, इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes. ओके सो लेट्स से यू हैव अ टेबल, टी शर्ट्स बोल लेते हैं, इसमें आपके पास है लेट्स से यू हैव लाइक हल्क, आपके पास ये 3 टी शर्ट्स है,
in the t-shirt table, and in another table you have sizes. So you have small, medium, and large. So now how a cross join works is, cross join कहते हैं कि मैं एक रो को, एक टेबल की एक रो को दूसरी टेबल की सारी रोज के साथ कंबाइन कर देता हूँ. So as a result you get something like this. एक रिजल्टेंट टेबल बन के आती है आपकी. Cool. Okay. So क्रॉस ज्वाइन का वैसे रियल वर्ल्ड पे ऐसे एप्लीकेशन नहीं होता. इट इज यूज्ड मोर फॉर सीक्वेंस जनरेशन. तो जैसे यहाँ पे भी हमने एक सीक्वेंस ही बनाया एक तरीके से, राइट. एक और सीक्वेंस हो सकता है, लेट्स से हमको बनाना है कि मेरे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर हम अपने डेटा को देखें 2013 में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नवंबर में कोई ऑर्डर हुआ ही ना हो, है ना. सिमिलरली तो हो सकता है यहाँ पे जैन से लेके अक्टूबर तक ऑर्डर हुआ एंड देन दिसंबर में ऑर्डर हुआ. सिमिलरली हो सकता है 2014 यहाँ पे जैन से लेके फेब में ऑर्डर हुआ एंड देन अक्टूबर से लेके दिसंबर. पॉसिबिलिटी है. तो अब जब मैं इसका वो बनाता हूँ डेटा, मेरे पास नवंबर 2013 आएगा नहीं मंथ. सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास क्या कहते हैं मार्च से लेके मार्च सितंबर 2014 आएगा ही नहीं. तो मुझे एक सीक्वेंस बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, आई कैन डू समथिंग कि मेरे जितने भी ऑर्डर ईयर्स हैं उनको ले लिया, और जितने भी मंथ्स तो फिक्स्ड ही होते हैं. तो जनवरी, मैंने ये सीक्वेंस बनाया है. नाउ आई वांट कि मेरे पास 2014 जनवरी से लेके दिसंबर तक आ जाए, 2013 जनवरी से लेके दिसंबर तक आ जाए, और उनके सामने फिर हम बाद में 0 अटैच कर सकते हैं. सो अगेन मतलब जैसे ग्रुप बाय जो आप करते हो, राइट. ग्रुप बाय में क्या होगा, अगर जून 2014 एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर मुझे उसकी वो रिकॉर्ड ही नहीं दिखेगा. बट हमें क्या देखना है, 0 देखना है स्ट्रिंग, है ना. कि मतलब क्योंकि हमारे सीक्वेंस में होना चाहिए मंथ. अगर 2014 में मैंने मई में कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं है तो वहाँ पे 0 आना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो रो ही नहीं आ रही. तो इन दीज केसेस हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस जॉइन लगा देते हैं ताकि एक प्रॉपर सीक्वेंस बन जाए कंटिन्यूस. ठीक है. सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि आपका फॉर एग्जांपल एक महीने में जैसे जनवरी में वेंसडेज को एक भी ऑर्डर नहीं हुआ, पर जब हम रिपोर्ट बनाएंगे तो हमें चाहिए कि हफ्ते के सारे जो भी दिन है उन सबके सामने एक नंबर आ जाए. तो अगर नहीं हुआ तो वहाँ पे 0 आ जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि वेंसडे रिपोर्ट ही नहीं हो रहा. तो और इन दैट केस ऑल्सो हम क्या करते हैं, अपना मंथ नेम लिया, डे नेम लिया, उनको क्रॉस ज्वाइन कर दिया. ठीक है. कूल. सो दिस इज योर क्रॉस ज्वाइन. एंड कमिंग ऑन टू यूनियन कमांड. हमने यूनियन देखा था अभी ऊपर जब हम लोग फुल आउटर ज्वाइन लगा रहे थे. तो यूनियन कैसे काम करता है, अगेन आपकी, हाँ हाँ ओवरलैप करता है. यस. सो आपकी एक टेबल, उसके नीचे दूसरी टेबल, उसको बस कंबाइन कर दिया, एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया. पर इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. सो सिंटैक्स इज वेरी सिंपल कि आपने एक क्वेरी लिखी, ये कैसे भी हो सकती है, ग्रुप बाय वेयर जॉइन कुछ भी लगा सकते हो. तो मैंने बहुत सिंपल सा ही रखा है यहाँ पे एग्जांपल सिंटैक्स. सिंपल सी क्वेरी ये लिखी, एक यूनियन कीवर्ड लगाया और अपनी दूसरी क्वेरी लिख दी. तो अब ये क्या करेगा, इनको वर्टिकली कंबाइन कर देगा. इनके कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं यूनियन के, वो समझ लेते हैं एक बारी. सो बेसिकली जब आप यूनियन लिखते हो, जैसे हमने यहाँ पे देखा था जब फुल आउटर जॉइन बना रहे थे, इसने डुप्लीकेट्स जो थे वो रिमूव कर दिए थे खुद से, है ना. तो यूनियन बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल में डुप्लीकेट्स हटा देता है, वो डुप्लीकेट रोज नहीं रखता. दूसरी चीज क्या होती है कि यूनियन में वो कहते हैं यार मुझको दोनों टेबल्स में देयर शुड बी द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. ऐसा ना हो कि मेरी एक टेबल में 2 कॉलम है, दूसरी टेबल में 3 कॉलम. क्योंकि फिर क्या होगा, एसक्यूएल समझेगा हम क्या कह रहे हैं डीबीएमएस को कि
एक मेरी टेबल ये है, एक टेबल मेरी ये है, इनको तो वर्टिकली स्टैक कर दे। पर अगर ये वर्टिकली स्टैक होंगी तो यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो फिर ये प्रॉपर टेबल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो इसलिए यूनियन कहता है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए इन बोथ द क्वेरीज। ठीक है, सो 3 और दूसरे में भी 3 होना चाहिए। इसमें हेडर नेम्स का कोई नहीं, खुद से नहीं दे सकता। दूसरा ये कहते हैं कि आपके जो हेड, इसमें हेडर नेम्स का कोई रिलेशन नहीं है, तो आप एक जगह हो सकता है कि आप लिख रहे हो ऑर्डर डेट, दूसरी टेबल में जो आप यूनियन कर रहे हो वहां पे लिखा है डेट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि हेडर नेम क्या है, वो देख रहे कि ऑर्डर ऑफ कॉलम क्या है। तो अगर मान लो जैसे मैंने एक टेबल बनाया है, एक क्वेरी है जिसमें मैंने लिखा कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट एंड शिप मोड। एक मैंने टेबल ये बना दी, एक मैंने टेबल बना दी कस्टमर नेम, शिप डेट एंड लेट्स से सेगमेंट। तो ये इनको भी कंबाइन कर देगा, वो कहेगा 3। शिप डेट इधर होगी तो सेगमेंट। हाँ, मतलब वैसे भी शिप डेट और ऑर्डर डेट तो है ही अलग अलग। तो अब इसमें आप देखोगे, सो हेडर्स मैच नहीं कर रहे, नंबर ऑफ कॉलम्स मैच कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा अच्छा डेटा टाइप मैच कर रहा है या नहीं। अगर डेटा टाइप मैच कर रहा है तो कस्टमर आईडी भी स्ट्रिंग है, कस्टमर नेम भी स्ट्रिंग है। तो एक मेरे कुछ रोज होंगे जिसमें कस्टमर आईडी की वैल्यू आ रही होगी, कुछ रोज होंगे जिसमें कस्टमर नेम की वैल्यू आ रही होगी, कुछ रोज होंगे जिसमें ऑर्डर डेट की वैल्यू आ रही होगी, कुछ में शिप डेट की वैल्यू आ रही होगी, सिमिलरली कुछ में शिप मोड की वैल्यू एंड कुछ में सेगमेंट की वैल्यू। तो ये यूनियन कुछ सेंस ही नहीं बनाएगा, डेटा इनकरेक्ट है। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, अब ये एरर ही थ्रो कर देगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मेरे एक स्ट्रिंग कॉलम में डेट कॉलम को ऐड करते हैं, तो वो एरर थ्रो कर देता है वहां पे। कॉलम का नेम लिख दिया है। हाँ कॉलम का नेम। हाँ, तो अगर आपके नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है तो यूनियन नहीं चलता। अगर उनका डेटा टाइप डिफरेंट है कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स का, काम कहाँ पे से यूनियन जैसे अभी हमने वो लगाया था फुल आउटर जॉइन, तो हाँ उन जगह पे जहाँ पे आपको मल्टीपल टेबल्स को, रोज को कंबाइन करना है। आप मतलब ये जॉइंट्स का पार्ट नहीं है, ये जॉइंट्स की यूज होती जॉय इसमें MySQL में यूज होता है, क्योंकि MySQL में आपका ये फुल आउटर जॉइन या फुल जॉइन का कोई है, कीवर्ड उसका है। एक फीचर है। यूनियन मतलब ओवरऑल फीचर ही होता है SQL का। हाँ, यूनियन का पर पर्पस ये होता है कि आपको दो टेबल्स को वर्टिकली स्टैक करना है, मतलब जॉइंट्स में नहीं आता। जॉइंस में नहीं आता। पर दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब टेबल्स को कंबाइन करने का तरीका है। एक तरीका है जॉइन, कि हमने दो टेबल्स को हॉरिजॉन्टली लगा दिया, दूसरा है कि हमने वर्टिकली लगा दिया, वो यूनियन होता है। ओके, एक तरीका है कि हम यूनियन करते टाइम जो डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है, डुप्लीकेट रोज है, उनको रिटेन कर ले कि वो हटे ना ऑटोमेटिकली, वो हम करते हैं थ्रू यूनियन ऑल। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि यूनियन और यूनियन ऑल में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बस एक ही होता है कि यूनियन में आपके डुप्लीकेट रोज हट जाते हैं, यूनियन ऑल में जो डुप्लीकेट रोज हैं वो भी रहती हैं। उसके अलावा यूनियन ऑल में भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, हेडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए एंड ऑर्डर सही होना चाहिए। अगर मैं गलत ऑर्डर में लिख दूंगा तो क्वेरी अगर चल भी गई, डेटा सेंस नहीं बनेगा। तो जैसे यहाँ पे था, अगर मैं यही कर दूँ जैसे ऑर्डर डेट, चलो ऑर्डर डेट नहीं, इसको कर देते हैं। अब मेरे कॉलम्स भी सही है ना, पर इनका ऑर्डर गलत है। तो यूनियन क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा शिप मोड के नीचे, मतलब कस्टमर आईडी के नीचे मैं शिप मोड डाल देता हूँ, क्योंकि डेटा टाइप तो मैच कर ही रहा है। ऑर्डर डेट के नीचे ऑर्डर डेट डाल देता हूँ, क्योंकि वैल्यू सेम है, डेटा टाइप भी मैच कर रहा है। शिप मोड के नीचे मैं कस्टमर आईडी डाल देता हूँ, क्योंकि डेटा टाइप मैच कर रहा है। पर ये सेंस नहीं बनेगा राइट एनालिसिस के टाइम पे, तो इसलिए हमें ऑर्डर देखना होता है कि सही ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, सो दिस कवर्स यूनियन एंड यूनियन ऑल। ठीक है, सो अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं एंड देन वील रैप अप फॉर टुडे। एक्चुअली दो तीन क्वेश्चन ट्राई कर ही लेते हैं।
ठीक है। सो जैसे हमें पहले बोले कि हमें निकालना है काउंट ऑफ कस्टमर्स इन ईच सेगमेंट। ठीक है, सो एक हो गया हमारे पास क्या कहते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेगमेंट्स। सेगमेंट्स में मेरे पास आ रहा है जो मेरा सेगमेंट का नाम है वो, और कस्टमर्स में आ रहे हैं जो मेरे एक्चुअली कस्टमर्स है वो। हमें निकालना है काउंट ऑफ कस्टमर्स इन ईच सेगमेंट, राइट। तो ये चीज करने के लिए मुझे अगेन वही देखना पड़ेगा, हमें रिपोर्ट ऐसे बनानी है, मेरे पास आना चाहिए कंज्यूमर, नंबर ऑफ कस्टमर्स, देन होम ऑफिस, नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड सो ऑन। तो ये टेबल ऐसी बननी चाहिए। तो इसके लिए हमने जो हमारे रेलेवेंट टेबल्स है पहले उनको निकाला, उसमें से हम देखेंगे कि हमारे हमें ज्वाइन कैसे लगाना। सो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेगमेंट्स एस join customer C on S dot segment ID equal to C dot। यहाँ पे हमने ज्वाइन इनर ज्वाइन लगा दिया, क्योंकि अगर कस्टमर टेबल में कोई कस्टमर आया है उसका सेगमेंट आईडी होना जरूरी है। हमने यहाँ पे फॉरेन की लगा रखी थी, राइट। तो अगर यहाँ पे नल होगा, नल तो हमारे सेगमेंट आईडी में है ही नहीं, तो फिर डीबीएमएस एरर थ्रो कर देगा कि यार यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने ज्वाइन लगा दिया। पर अगर मान लो ऐसा होता कि कस्टमर्स में कोई ऐसी रो है जिसमें सेगमेंट आईडी की वैल्यू ही नहीं है, उस केस में वो कस्टमर फिर हट ही जाता अगर ज्वाइन लगाते तो उस केस में हम राइट ज्वाइन लगाते थे, क्योंकि हमें कस्टमर्स का सारा डिटेल चाहिए। एक टेबल में कंस्ट्रेंट लगाओ, नोट लगाओ, हम्म, हम तीन लगा रहे हैं, इसका लगाओ। वो तो जो कंस्ट्रेंट होता है वो आपकी डेटाबेस टेबल्स के लिए होता है, पर जो क्वेरी होती है उसमें नल वगैरह कुछ भी आ सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेरी के रिजल्ट जो यूनियन होता है वो क्वेरी का रिजल्ट बनाता है, राइट। वो आपकी बैकएंड में टेबल नहीं बनाता। तो उसमें जो रिजल्टेंट क्वेरी का होता है टेबल, उसमें आपके नल वगैरह जितने भी हो सकते हैं, पर बैकएंड में नहीं होने चाहिए कंस्ट्रेंट्स के केस में, राइट। तो जैसे मेरी कस्टमर्स टेबल है जिसमें मुझे सारी वैल्यूज ही चाहिए, तो मैं उसको यहाँ पे क्योंकि अभी राइट में आ रही है तो मैं राइट ज्वाइन लगा देता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मेरा कोई कस्टमर मिस आउट हो जाए। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास जो प्रॉपर पूरा टेबल है वो। अब हमें इसको समराइज करना है। तो आई वांट अगेन काउंट ऑफ कस्टमर्स इन ईच सेगमेंट। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखा सेगमेंट काउंट ऑफ कस्टमर आईडी तो हमारा जो रिपोर्ट करनी होगी वैल्यू वो कुछ ऐसे करेंगे। इसको हम या तो टेबल की तरह दिखा सकते हैं या फिर बार चार्ट की तरह या पाई चार्ट की तरह दिखा सकते हैं, जैसे भी। ठीक है, सो ये हो गया पहला क्वेश्चन। एक यही आप रिकॉर्डिंग को फॉलो अलोंग करके देख भी सकते हो। ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन, क्रॉस चेक कर लेना रिकॉर्डिंग देख के। कोई डाउट आता है तो फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही फिर और भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो आप अपने वीकेंड वाले सेशन में करोगे। टेबल में डुप्लीकेट डालने। एक सेकंड ये सॉल्व करता हूँ फिर करता हूँ। नेक्स्ट आ रहा है फेच द काउंट ऑफ ऑर्डर्स, फेच द काउंट ऑफ ऑर्डर्स इन ईच शिप मोड। सो अगेन हमें जो शिप मोड का नाम है प्रॉपर वो चाहिए, एंड हमें चाहिए ऑर्डर का काउंट, राइट। ऑर्डर्स हमारे सारे ऑर्डर टेबल में डिफाइंड है, और शिप मोड का जो नाम है वो शिप मोड टेबल में डिफाइंड है। सो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स ओ join ship modes s on o dot ship mode id equal to s dot ship mode id। इससे एक टेबल बन के आ गई। इसी को हम क्या करते हैं, सिंपली ग्रुप बाय लगा दें। शिप मोड हो गया, एक हो गया हमारा काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी।
as orders ship more। तो क्या हमारा काउंट आ गया कि कितने ऑर्डर्स हैं। ऐसे एक और करते हैं, so total sales for each category, format sales value and European currency format। ठीक है, तो हमें कैटेगरी का नाम देखना है, हमें आईडी वगैरह नहीं देखना है। सो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, पहले तो हम आते हैं ट्रांजैक्शंस पे, क्योंकि ट्रांजैक्शंस में हमारी सेल्स की वैल्यू है। फिर हम आते हैं ऑन आर, अब कैटेगरी के नाम कहाँ पे स्टोर्ड है इस डेटाबेस में। सब कैटेगरी भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा। सब कैटेगरीज में हमारी कैटेगरी के नाम सेव्ड है, और हमारी प्रोडक्ट्स टेबल में मतलब ये सब कैटेगरी आईडी सेव्ड है। तो ट्रांजैक्शंस में आप देखोगे ट्रांजैक्शंस एंड सब कैटेगरीज, इनके बीच में कोई लिंक नहीं आ रहा डायरेक्टली, पर प्रोडक्ट्स और सब कैटेगरीज में आ रहा है। और जो ट्रांजैक्शंस है और प्रोडक्ट्स है, उन दोनों के बीच में लिंक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ट्रांजैक्शंस P join products P, एक तो मैंने बनाया ये, अभी भी इसमें कैटेगरी का नेम नहीं आया, तो कैटेगरी का नेम लाने के लिए एक और ज्वाइन लगा देते हैं, ज्वाइन P डॉट सब कैटेगरी आईडी, क्योंकि सब कैटेगरी आईडी तो प्रोडक्ट्स टेबल में है। ठीक है, सॉरी, ज्वाइन सब कैटेगरीज टेबल नेम 1 SC। दूसरा जो सब कैटेगरी आईडी वो हमारी सब कैटेगरीज टेबल में है। ये रन करा तो मेरी सेल्स की वैल्यू कैटेगरी वाले वैल्यू के साथ आ रही है। तो अब सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी सम ऑफ सेल्स एज टोटल सेल्स, और एंड में ग्रुप बाय लगा देंगे, ग्रुप बाय। और इसमें एक लास्ट चीज हमें करनी है कि ये हमें देखना है यूरोपियन करेंसी फॉर्मेट। सो पहले तो फॉर्मेट ही कर देते हैं, मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए और मुझे देखना है यूरोपियन फॉर्मेट में। तो वैसे टेक्निकली दिस इज जर्मन फॉर्मेट, तो डी आपका जर्मन के लिए होता है। ऐसे ही आपका जैसे EN लिखा है राइट, इसका मतलब होता है इंडिया, इंडियन इंग्लिश। ऐसे EN US भी होता है विच मीन्स US इंग्लिश। एंड डी का मतलब है तो डॉइच, एक्चुअली इसका मतलब होता है जर्मन, नेटिवली जर्मन लैंग्वेज को डॉइच बोलते हैं। सो इसलिए डी लिखा हुआ यहाँ पे। ऐसे सिमिलरली ये भी हो सकता है, तो इसका मतलब है फ्रेंच, फ्रांस की फ्रेंच, क्योंकि देयर कैन ऑल्सो बी, आई थिंक होता होगा नहीं होता का पता नहीं मुझे, फ्रेंच स्विस, स्विट्जरलैंड में भी फ्रेंच बोलते हैं, तो उनका जो डायलेक्ट होता है वो इससे डिनोट होता है। तो हमको अगेन देखना था यूरोपियन करेंसी फॉर्मेट में, मैंने यहाँ पे डी लिख दिया। तो अब मेरे जो 1000 सेपरेटर है वो डॉट की तरह आ रहा है, एंड जो डेसिमल सेपरेटर है
डेसिमल पॉइंट है वो कॉमा की तरह है। एक इसमें लास्ट चीज और कर देते हैं, करेंसी का सिंबल ऐड कर देते हैं। सो कॉनकैट, यहाँ पे यूरो लिख लो, या पे वही कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं। कहाँ पे पेस्ट, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास टोटल सेल्स बाय कैटेगरी। एक लास्ट और कितने क्वेश्चन बचे इसमें। fetch the average ship delay for each ship mode, ठीक है। सो सॉरी, कॉपी कर लेता क्वेश्चन। सो हमें ये देखना है कि हर एक शिप मोड में एवरेज शिप डिले कितना है। सो शिप डिले इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन योर शिपिंग डेट एंड ऑर्डर डेट, कि ऑर्डर करने के बाद कितने दिन लगे ऑर्डर को शिप होने में, ठीक है। सो सेलेक्ट, ये जो डिटेल है हमें मिल रही है ऑर्डर टेबल में। ऑर्डर टेबल में भी आप ऑर्डर डेट एंड शिप डेट, राइट। ऑर्डर्स लिखा, सेलेक्ट डेट डिफ, set timestamp। हमें देखना है डेज में, we want to see ship date and order date। अच्छा उल्टा लिख दिया है, सॉरी। सो इसमें आपकी स्टार्ट डेट पहले आती है एंड देन आपकी एंड डेट आ रही है। ये हो गया शिप डिले। इसमें अब मुझे क्या चाहिए, जो मेरा शिप मोड है उसका नाम आना चाहिए एंड इस वाले का मुझे एवरेज देखना है। सो इसका एक तरीका है, सो ये हमारा शिप डिले आ गया एवरेज। पहला स्टेप था कि हम लोग शिप डिफरेंस निकाल दें, फिर हमने ज्वाइन करा क्योंकि मुझे शिप मोड का नाम चाहिए। शिप मोड का नाम निकालने के बाद हम सिंपली बस उसके हिसाब से एवरेज निकाल लेते हैं। तो हम लोग एक एग्रीगेट फंक्शन के अंदर या इवन जो आपके नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनके अंदर हम और भी फंक्शंस रैप कर सकते हैं, या हम एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं इफ यू वांट टू, ठीक है। आई थिंक एक क्वेश्चन और बचा है। So fetch the products which generated profit greater than 5,000 or were in loss. Sort this by their profit in descending order and format profit as per international currency. So bracket here. So select all. पहले तो हमारा काम है, एक तो चाहिए हमें प्रॉफिट की वैल्यू, हमें चाहिए प्रोडक्ट का कोई एनी कॉलम जो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, और हमें बस यही चाहिए तो प्रॉफिट एंड प्रोडक्ट। पर हमें ये देखना है कि प्रोडक्ट का टोटल कितना है ना, क्योंकि हमें तो ओवरऑल देखना होगा कि उन्होंने 5,000 से ज्यादा करा या नहीं। तो मुझे प्रोडक्ट के हिसाब से प्रॉफिट की वैल्यू देखनी है। सो ट्रांजैक्शन टेबल पे आया, नाउ विद इन ट्रांजैक्शन टेबल मेरा काम सिर्फ है प्रोडक्ट आईडी से एंड द सम ऑफ प्रॉफिट
ठीक है। जब मैंने ये निकाल लिया कि हर प्रोडक्ट मेरा कितना रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, उसके बाद मुझे बस फिल्टर लगाना है कि एक तो 5,000 से ज़्यादा हो प्रॉफिट, जो सम ऑफ प्रॉफिट आ रहा है, या फिर लॉस में हो, यानी कि नेगेटिव प्रॉफिट हो। सो हैविंग टोटल प्रॉफिट greater than 5,000 और एंड इसको हमें सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट। सो ऑर्डर बाय and एक last चीज which is format as per international currency. So format to अच्छा ओ राइट। सो फॉर्मेट क्योंकि आपकी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए ये न्यूमेरिक उसमें सॉर्ट होगा ही नहीं। तो फिर हम एक काम कर सकते हैं इसके लिए, पहले हमने नॉर्मल निकाल लिया with t1 as select product id format total profit to तो अब ये सॉर्ट भी हो रहा है न्यूमेरिक फॉर्म में और फिर ये फॉर्मेट भी हो रहा है जिस हिसाब से हमें चाहिए। ठीक है। सो ये आप लोग मैं शेयर करूंगा क्वेश्चंस के साथ, ट्राई करना, रिकॉर्डिंग रेफर कर लेना एंड देन वी कैन डिस्कस द डाउट्स ऑन दिस। ठीक है। सर तो रिकॉर्डिंग देख कैसे बनेगी? वो आपको